हे दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई क्लासेस। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपके लिए एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस करवाऊंगा दोस्तों, जिसकी हेल्प से आपको ये पता चलेगा कि भैया कैसे टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना चाहिए और किसको कम। तो आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 5-10 मिनट कभी लौट कर नहीं आएंगे, तो फोकस्ड होकर अच्छे से पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ठीक है भाई, देखो एक क्वेश्चन ये आया था मॉक टेस्ट में, गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड इन विच ईयर। दोस्तों ये मॉडर्न इंडिया का क्वेश्चन है कि गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था, संधि साइन हुई थी, वो कौन सी थी, कौन से साल में हुई थी। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। ओके दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब लेकिन एक और चीज़, एक क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भैया जो लॉर्ड इरविन जो था, मॉडर्न इंडिया की बात है, इसका शासनकाल 1926 से 1931 तक रहा था दोस्तों। तो अब 1926 से 1931 के बीच में जितनी भी घटना हुई होंगी ना दोस्तों, वहाँ से ये क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे 1927 में साइमन कमीशन आया था दोस्तों, है ना, याद होगा आपको। तो 1927 में जब साइमन कमीशन आया था तो एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि जो 1927 में साइमन कमीशन आया था वो किसके शासनकाल में आया था, तो वो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में आया था। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। एक और चीज़ हुई थी 1929 में दोस्तों, लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें अपने जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और जवाहरलाल नेहरू ने अपने यही वाले लाहौर सेशन कांग्रेस में रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की डिक्लेरेशन कर दिया था, पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1929 में दोस्तों जो पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन हुआ था, उस टाइम पे किसका शासन चल रहा था, तो लॉर्ड इरविन का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। और मैं आपके लिए अलग से एक लॉर्ड इरविन का एक शानदार वीडियो बना दूंगा 5-7 मिनट का, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, तो आप एकदम हो जाएंगे खुश और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, ये ज़रूर देखिएगा। ये फटाफट देख लो कि क्यों हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट वॉज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। याद रखिएगा, सन आता है बिल्कुल। द गांधी इरविन पैक्ट वॉज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन। ठीक है, अब देखो भैया, इसमें पूछा है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैक्ट साइंड इन दिस एग्रीमेंट वर द गवर्नमेंट विल रिलीज मोस्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस वॉलंटियर। गवर्नमेंट उनको छोड़ देगी, मतलब लॉर्ड इरविन का शासन चल रहा था तो गवर्नमेंट भी उन्हीं की थी, ब्रिटिश लोगों की। तो उसमें बोला था कि हम बाकी लोगों को, जो वॉलंटियर थे, जो कि अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे, सबको छोड़ देंगे। गांधी जी ने ये बात करी। और क्या गांधी जी ने बात करी, द इंडियन नेशनल कांग्रेस विल डिसकंटिन्यू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो भैया इस पैक्ट में ये बात हुई कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला रही थी, उसको भैया ख़त्म कर देंगे। तो गांधी जी ने ये वाली बात करके आए कि हाँ भाई, हम इसको ख़त्म कर देंगे, लेकिन तुम हमारे बंदों को छोड़ दो। तो ये बात हुई। और क्या हुआ, ये क्वेश्चन आते हैं दोस्तों बिल्कुल स्टेटमेंट में। आजकल एग्जामिनर टफ क्वेश्चन बनाता है, तो वो स्टेटमेंट लिख के दे देता है और पूछता है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो आपको पता है तो टिक लगा दो, वरना फिर सर खुजाते रह जाओ। तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, और क्या हुआ, द कांग्रेस विल पार्टिसिपेट इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो भैया इस जो आंदोलन चल रहा था ना, इस टाइम पे गांधी जी का मुंडा भी खराब था, तो गांधी जी ने डिसाइड किया था कि मैं कहीं की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नहीं जाऊंगा। ठीक है, लेकिन फिर गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ, तो इरविन भाई ने बोला कि गांधी जी हम आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन आपको सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना पड़ेगा। तो गांधी जी ने ओके बोल दिया कि हाँ भाई, मैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आऊँगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन ये बनेगा कि भैया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गांधी जी ने अटेंड किया था या नहीं किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने अटेंड किया था, है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और क्या हुआ था, टैक्स ऑन सॉल्ट विल बी रिमूव्ड, क्योंकि उस टाइम पर भैया सॉल्ट पे, अपने नमक पे टैक्स लगा दिया था अंग्रेज़ों ने। तो गांधी जी ने ये बात करी थी भैया कि जो सॉल्ट जो है वो लोगों की बेसिक नीड्स है ना, बेसिक नीड है, तो इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो भैया इस पर यह बात हुई इरविन के साथ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, हम ये सॉल्ट पर टैक्स हटा देंगे। तो ऐसी बात हुई भैया। सारा का सारा पैक्ट में ध्यान रखिएगा, एक बार फिर से पढ़ना, पूरा समझ में आ जाएगा मैंने क्या बताया। एक क्वेश्चन शानदार ये वाला आया दोस्तों, द शिमला कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन विच ईयर। शिमला कॉन्फ्रेंस कौन से ईयर में हुई दोस्तों, ये हुई 1945 में। ये सन आपको याद रखना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा सरल है। अगर आपने मॉडर्न इंडिया को प्रॉपर पढ़ा है ना, कि भैया क्या हुआ क्या नहीं हुआ। 1919 में भैया अपना जलियांवाला बाग हुआ, 1920 से मतलब अपना वो क्या बोलते हैं, अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हो गया, समझ में आया। सारा का सारा 1927 में साइमन कमीशन आ गया, 1930 में अपना डांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो गया। सारा का सारा सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ये बात भी आपको याद रहेगी कि भैया जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था वो 1945 में हुआ था। ओके, अब ये ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडर्न इंडिया से आपको क्वेश्चन आएंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न इंडिया अच्छे से। तो मैंने कुछ टॉपिक्स कवर करे हैं, तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख लीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ओके, अब देखो भाई आगे क्या है। एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास शानदार क्वेश्चन आया है, द बैटल ऑफ घाघरा वॉज फॉट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। जो बैटल ऑफ घाघरा कौन से ईयर में हुआ था, तो आपको पता है क्या, तो ये हुआ था दोस्तों 1529 में। कब हुआ था,
1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ था। लेकिन दिक्कत ये है कि भैया हुआ किस किस के बीच में था, ये भी तो पता होना चाहिए। ये हुआ था दोस्तों अपने बाबर के बीच में हुआ था और महमूद लोधी के बीच में, महमूद लोधी, ठीक है, महमूद लोधी के बीच में हुआ था, बाबर और महमूद लोधी के। तो बैटल ऑफ घाघरा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये बाबर से रिलेटेड जितनी भी फाइट हैं, क्योंकि बाबर ने 4-5 साल रहा वो, बिल्कुल है ना, 1926 से 1930 तक वो, तो मतलब उसने फाइट करी और 1930 में तो निपट गया था। तो मैंने सारा कुछ बाबर के बारे में विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स बताया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी, ज़रूर देख लेना, सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। बाबर, घाघरा फागरा जो भी है, बैटल ऑफ चंदेरी है ना, बैटल ऑफ खानवा, पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स बनाया है, तो आप ज़रूर देखिएगा, खुश हो जाओगे एकदम। ठीक है, अभी के लिए इतना याद रखिए कि बैटल ऑफ घाघरा किसके कौन से सन में हुआ था, 1529 में। ओके, अब देखो इसके आगे, अब मैं आपको इंपॉर्टेंट ये बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट वाले जितने भी बैटल्स हुए हैं दोस्तों, है ना। ये देखो, द फेमस बैटल फॉट इन द अबव मेंशन ईयर्स आर एज फॉलोज। बैटल ईयर पार्टिसिपेंट, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत क्या हुआ, कब हुआ था, दुनिया का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। ठीक है मेरे भाई, बाबर जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। पूरी फाइट बाबर ने जीती है ऑलमोस्ट, है ना। तो बैटल ऑफ सेकंड, अब क्या हुआ, बैटल ऑफ खानबाज, ये की हुआ था 1527 में, तो बाबर और राणा संगा के बीच में हुआ था। ये आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 110%, इसलिए मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो ध्यान से देखिए, बैटल ऑफ खानबा हुआ था 1527 में हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच में। तीसरा हुआ था भैया 1528, बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा है, देखो 26, 27, 28, 29, है ना। तो बैटल ऑफ, अब देखो 28 में क्या हुआ, बैटल ऑफ चंदेरी, जो कि बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था, है ना। अभी मैं याद भी करवाऊंगा आपको, ध्यान से देखो। और बैटल ऑफ घाघरा जो कि हुआ था 1529 में, बाबर और अफगान के बीच में, मतलब वही महमूद लोधी। ठीक है, मैंने कैसे याद रखा था, पहला तो मुझको आसानी से याद हो गया, बचपन से तोते की तरह रट रहा हूँ मैं, कि 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। सेकंड हुआ था बाबर, बैटल ऑफ खानबा हुआ था, बाबर और राणा संगा, ये भी मेरे को याद कर लिया मैंने। ये तीसरा मैंने कैसे याद किया वो बताता हूँ मैंने, है ना, ये वाला जो मुझे याद है मैं बताता हूँ। बैटल ऑफ चंदेरी मैंने बना लिया चांद, है ना, और चांद के रात में, चांद के लाइट में मेहंदी लगा रही है लड़कियाँ। तो बस इस तरीके से मैंने ट्रिक बनाई थी, मुझे याद होगा कि बैटल ऑफ चंदेरी इज़ रिलेटेड टू मेदिनी रॉय, क्योंकि मेहंदी लग रही थी तो मेदिनी को मैंने मेहंदी बना लिया। तो चांद के लाइट में, पहले के टाइम पर जब लाइट नहीं होती थी तो लड़कियाँ क्या करती थी, चांद के लाइट में अपने, है ना, चांद के लाइट में, मून के लाइट में मेहंदी लगाती थी। तो इस तरीके से मैंने याद कर लिया, आपको भी याद रहेगा। ये देखो बैटल ऑफ घाघरा, ये हुआ था महमूद लोधी, है ना, महमूद लोधी। ठीक है, तो महमूद के अंदर मैंने मूड बना लिया, मूड उठा लिया यहाँ से। तो क्या होगा कि लड़कियों ने घाघरा खरीदे, कोई लड़की गई होगी दुकान पे, उसने उसके लिए वो घाघरा माघरा जो आते हैं ना वो खरीदा होगा, लेकिन उसका घाघरा गड़बड़ निकल गया, तो लड़की का मूड खराब हो गया। तो मैंने इस तरीके से याद किया कि बैटल ऑफ घाघरा इज़ रिलेटेड टू महमूद लोधी। 110%, 1000% गारंटी आपको अभी याद हो गया होगा, है ना। पहला वाला तो आपको पता है, सेकंड है राणा संगा के साथ हुआ 1527 में, ये भी याद रखिएगा। और मैंने शानदार वीडियो एक और बनाया विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, पूरा का पूरा बताया, तो जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने पूरा बनाया है कि भैया फर्स्ट, मतलब सबसे पहले पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया, फिर घर गया, फिर मर गया। ये बाबर की ट्रिक थी, तो आप ज़रूर देखिएगा। ओके, ये देखिए, द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड कौन भैया, महाराणा प्रताप, ये आंसर है। तो एक शानदार क्वेश्चन ये भी आया है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी किस किस के बीच लड़ा गया था, तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, तो ये ज़रूर पढ़िएगा आप, है ना, अच्छे से। अब आपको लग रहा होगा भैया अकबर के बारे में और मैं क्या जानूँ, तो अकबर के लिए भी मैंने शानदार वीडियो बना चुका हूँ, शानदार वाला। तो सारा का सारा एक्सप्लेन किया मैंने, एक स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या हुआ उसके साथ। ठीक है, तो वो भी देखिएगा, आपको वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी। अगर गलती से यहाँ से क्वेश्चन छप गया तो आप धूम मचा दोगे भाई। तो बस अब मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, आप समझ रहे होंगे, तो ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन चेक ज़रूर करिएगा। अब देखो भाई कि जो अकबर की जो लड़ाई हुई थी महाराणा प्रताप से, तो उसमें क्या क्या हुआ था। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वॉज फॉट बिटवीन अकबर एंड महाराणा प्रताप। सेकंड पॉइंट, इट वॉज नेम्ड हल्दी घाटी बिकॉज द कलर ऑफ द सैंड इन द एरिया इज़ येलो लाइक हल्दी। उस एरिया में जो अपनी रेत थी, सैंड थी, वो बिल्कुल पीली पीली थी, इसलिए उसका नाम हल्दी पड़ गया, तो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हो गया। ठीक है, और क्या हुआ था, द बैटल वॉज फॉट ऑन 18 जून, गर्मी में, बिल्कुल 1576 में। इंपॉर्टेंट सन है, क्वेश्चन ये पूछ लेगा एग्जामिनर कि भैया 1576 में कौन सा बैटल हुआ था। 3-4 फर्जी बैटल लिख देगा और एक सही लिख देगा कि भैया ये हुआ था अपना बैटल ऑफ हल्दी घाटी। तो आपको टिक लगाना पड़ेगा कि भैया 1576 में बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था। तो इनको याद करना पड़ेगा, यही तरीका, और क्वेश्चन यहीं से डिज़ाइन होते हैं। आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ये याद रखिएगा। फिर क्या हुआ, हल्दी घाटी सिचुएटेड इन राजस्थान इंडिया। तो भैया हल्दी घाटी नाम की जगह कहाँ है, ये है दोस्तों राजस्थान के अंदर। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आई होप आपको ज़रूर पसंद आ रहा होगा और लग रहा होगा कि भाई वैल्यूबल कंटेंट है, क्योंकि मॉक टेस्ट एग्जाम को ध्यान में रखते ही डिज़ाइन होती है और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही छपेंगे इस तरीके से। ये देखिए,
विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नोन एज गिफ्ट ऑफ नील। गिफ्ट ऑफ बोलते हैं ना, गिफ्ट ऑफ नील, नील नदी जो सुना होगा आपने। तो सबसे पहली बात यह है कि भैया नील नदी सुनी तो है, लेकिन ये बहती कहाँ है? ये दोस्तों अपने अफ्रीका में बहती है, इजिप्ट नाम के देश में, है ना। तो अब सुनो, इसलिए इसका आंसर हो गया इजिप्ट, कि भैया इजिप्ट को बोलते हैं गिफ्ट ऑफ नील। क्यों बोलते हैं? सुनो आगे, ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से। इजिप्ट इज़ नोन एज गिफ्ट ऑफ नील। क्यों? रीज़न, एवरी ईयर इन इजिप्ट द नील ओवरफ्लोज एंड क्रिएट्स अ रिच वैली ऑफ ब्लैक सॉइल दैट इज़ अबंडेंटली फर्टाइल। क्या होता है, हर साल इजिप्ट अपनी जो नील नदी है वो बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो होती है और क्या करती है, खूब सारा वहाँ से काली मिट्टी इकट्ठा करती है, जो कि काली मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसलिए मतलब ये एक नील नदी का गिफ्ट हुआ इजिप्ट के लिए, कि भाई उधर बहुत ज़्यादा मतलब उपज हो रही, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी है, बहुत ज़्यादा उधर अपन चीज़ें बो सकते हैं, काट सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ बहुत अच्छी फसल लगेंगी। इसलिए एक तरीके का जो नील नदी का गिफ्ट रहा इजिप्ट को, इसलिए ये क्वेश्चन आया कि भैया गिफ्ट ऑफ नील इज़ इजिप्ट। ओके, ये आगे पढ़ लो। द फर्टिलिटी हेल्प्ड इजिप्शियन सिविलाइजेशन टू फ्लरिश। इसी वजह से जो फर्टिलिटी ने मदद की भैया, जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है ना, उसको फलने फूलने में बहुत मदद करी। फ्लरिश मतलब होता है फलना फूलना। ओके, द कैपिटल ऑफ इजिप्ट इज कैरो। अब ये शानदार क्वेश्चन आ सकता है कि भैया पूछ लेंगे वो कैपिटल ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरो है। इसलिए वो कुछ की भी कहीं भी कुछ भी पूछ लेंगे, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल पूछ लेंगे, बताओ। अच्छा, मैं अभी से पूछ रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है? कोई चैंपियन बंदा जो बेसिक चीज़ें इतने पता होगा उसको, अगर है तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख के अपने आप को टैलेंटेड साबित कर दो। आई वुड लव टू सी योर कमेंट। मैं कमेंट देखूंगा और उसको आंसर दूंगा ज़रूर, ठीक है। अब देखो, एक ये क्वेश्चन आया, द इजरायली पार्लियामेंट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो भैया ये अलग अलग देश की अलग अलग पार्लियामेंट होती हैं, तो ये कुछ 8-10 पार्लियामेंट हैं जो कि इंपॉर्टेंट वाली हैं। तो ये अभी के लिए याद रखो कि इजरायली पार्लियामेंट का नाम होता है नेसेट, ठीक है। अब आपको याद नहीं हो रहा ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैंने इस पर भी एक शानदार वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक डल जाएगी। सारी की सारी, इंडिया से लेकर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सारी की सारी जितनी भी पार्लियामेंट है, सारी की सारी मैं आपको अच्छे से याद करवा दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, तो जाकर ज़रूर देखिएगा। ओके ये देखो, एक और क्वेश्चन आया, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सिक्किम बिकेम द 22nd स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन। कौन से एक्ट के तहत अपना सिक्किम जो अपना राज्य है वो 22nd नंबर का स्टेट बन गया था? तो ये क्वेश्चन सीधा सीधा स्टैटिक है, पॉलिटी का क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। 36th अमेंडमेंट एक्ट के तहत अपना सिक्किम 22वें नंबर का स्टेट बन गया था। ओके, इससे ये पता चल रहा है कि भैया अमेंडमेंट याद रखना पड़ेगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट वाले, ठीक है। भले वो 42nd अमेंडमेंट हो या 44th अमेंडमेंट हो या 82nd अमेंडमेंट हो या 93 अमेंडमेंट हो, कोई भी हो, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी इतना बता दे रहा हूँ कि 42nd अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी इम्पोज कर दी थी भैया अपनी इंदिरा गांधी ने, और 44th अमेंडमेंट में अपने क्या बोलते हैं 44th अमेंडमेंट 1978 में क्या हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के, है ना, 1978 लिखता हूँ, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। कैसे याद रखा मैंने? क्योंकि 4 + 4 = 8, तो 1978 ये मैंने ट्रिक बनाई थी। इसी तरीके से मैंने 42nd अमेंडमेंट की ट्रिक क्या बनाई थी, 4 + 2 = 6 बोले तो 1976, जब इंदिरा गांधी ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्पोज कर दी थी 10 की 10। ओके, और 44th में क्या बताया मैंने कि राइट टू प्रॉपर्टी जो अपना फंडामेंटल राइट था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के लीगल राइट में डाल दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट बात है ना, ध्यान रखिए। क्वेश्चन आ जाएगा कि 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, किस चीज़ को हटाया गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था। अगर आपको समझ में नहीं आया कि भैया राइट टू प्रॉपर्टी क्या कहानी है, इसका भी वीडियो बन चुका है जियोग्राफी का, मतलब जियोग्राफी बोल रहा हूँ, पॉलिटी का शानदार वाला, उसमें मैंने सब बताया कि राइट टू प्रॉपर्टी होता क्या है और क्यों हटाना पड़ा, ये भी बताया। तो आप ज़रूर जाकर देखिए, अगर इंटरेस्टेड हो, लगता है कि बंदा सही पढ़ा रहा है, तो वो चीज़ भी मैंने प्रॉपर बताई होगी, तो ज़रूर जाकर देखिएगा। ये देखिए, पंपास ग्रासलैंड आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट्स। तो दोस्तों इसका बहुत सिंपल आंसर साउथ अमेरिका। अब ये कुछ ग्रासलैंड होती हैं दोस्तों, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग ग्रासलैंड्स के नाम से पहचानी जाती हैं। तो साउथ अमेरिका की पंपास है। अब आप आपको अभी एक पल के लिए याद नहीं होगा कि ये पंपास कहाँ से याद करें, कोई दिक्कत नहीं है। 2-3 दिन के अंदर मेरी सिस्टर ये वाला वीडियो बनाने वाली है, जिसमें सारे के सारे ग्रासलैंड कवर हो जाएंगे, है ना। अपने 5-7 कॉन्टिनेंट है बढ़िया, तो प्रॉपर सारे के सारे बता देगी, तो वहाँ से अगर क्वेश्चन आएगा तो फिर धूम मचा देना आप, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये बात भी। अब देखो आगे एक क्या है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ओनली रिवर इंटीग्रेटेड इनटू द इंडियन थार डेजर्ट। मतलब इंडियन थार डेजर्ट बोले तो अपने राजस्थान में है जो अपना थार डेजर्ट, तो वहाँ कौन सी नदी है, कुल मिलाकर ये पूछा है, तो लूनी नदी। इससे ये पता चल रहा है आपको कि भैया आपको सारे के सारे राज्य में कितनी नदियाँ बहती हैं, 10, 15, 50 जितनी नदी हैं, खटाखट याद कर लो, है ना। कुछ भी तरीके से करो, रटो कुछ भी करो, लेकिन याद करो, क्योंकि क्वेश्चन बनेगा, है ना। वो पूछ लेंगे भाई कि गोदावरी नदी कहाँ से बहती है, क्या आपको पता है महाराष्ट्र से बहती है। वो कुछ भी पूछ लेंगे, महानदी कहाँ से बहती है, भैया उड़ीसा में बहती है, ठीक है। हीराकुंड डैम कहाँ है, वो कहाँ है,
ये पूछ लेंगे वैगई नदी कहाँ, कोई है चैंपियन बताने वाला, कोई शानदार बंदा। वैगई VAGAI वैगई नदी कहाँ, कौन से स्टेट में बहती है, कहाँ जाके गिरती है, चलो ये बता दो। मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे पता है, मैं चाहता हूँ कि आप आंसर दें, गूगल से पूछें और उससे आंसर लेके मुझे बताएं, क्योंकि आप भी टैलेंटेड हैं और एक्टिव कहलाएं। क्योंकि आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिसर्च करेंगे तो आपके दिमाग में रहेगी वो चीज़। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वैगई नदी कहाँ जाके गिरती है, कौन से स्टेट में, बताओ। कोई चैंपियन बंदा है तो मैं देखूंगा उसका कमेंट भाई। और मैं बिल्कुल हम्बली चैलेंज कर रहा हूँ कि मतलब आप फ्रेंडली तरीके से आंसर दें भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। ये देखो, द एसे नोड एंड AV नोड आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन। एक ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर दोस्तों हार्ट है ना। तो अपने ये बायोलॉजी से क्वेश्चन आ गया कि भैया ये इसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड बोलते हैं, इस तरीके से इसका नाम होता है ना। तो याद रखिएगा एसे नोड और AV नोड हार्ट से रिलेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किडनी के बारे में जानना पड़ेगा, लीवर और ब्रेन। तो ब्रेन के बारे में तो मैंने एक शानदार वीडियो बना दिया है, उसकी भी लिंक डाल दूंगा मैं। तो विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स पूरा का पूरा ब्रेन कवर कर दूंगा, भले वो मेडुलंगा ऑब्लिंगेटा हो, सेरेबेलम होता है, सेरेबेलम हो या कुछ भी हो, या पूंस हो, कुछ भी हो, सारा का सारा मैंने कवर किया है। आप जाके देख लेना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मतलब आई चैलेंज यू विथ ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, ज़रूर देखिएगा विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स। ओके, ज़रूर देखिएगा। किडनी लीवर के बारे में बना दूंगा वीडियो अगर कोई बंदा कहेगा तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, है ना। अब देखो, इन द विजुअल स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट विच ऑफ द फॉलोइंग कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो भैया सबसे ज़्यादा कौन से कलर की वेवलेंथ होती है। तो आपने नाम पढ़ा होगा ना, विवग्योर, VIVGYOR। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है दोस्तों रेड की, उससे कम होती ऑरेंज की। तो यहाँ ऑप्शन में क्या दिया है, रेड तो दिया नहीं है, रेड नहीं दिया, तो इसका मतलब है ऑरेंज इसकी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ ऑरेंज की होती है। इस तरीके से वो मतलब अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और वेवलेंथ ऐसी घटती है, उल्टा होता है। और मैंने ये वाला वीडियो भी बना चुका हूँ, इसका भी मैंने प्रॉपर बता दिया है कि किसकी वेवलेंथ कम होती है, किसकी ज़्यादा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, किसी को जानना हो कि भाई क्या कहानी है, तो ज़रूर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लेना, क्योंकि मैं इतनी सारी वीडियो कहाँ डालूंगा। तो प्लेलिस्ट अपने हिसाब से ज़रूर चेक करना एक बार, सारा कुछ सिंक्रोनाइज्ड है, बिल्कुल प्रॉपर मिलेगा, है ना। अभी के लिए इतना याद रखो कि रेड की सबसे ज़्यादा होती है, उससे थोड़ी कम होती ऑरेंज की, क्योंकि VIVGYOR, ठीक है। तो रेड की सबसे ज़्यादा, फिर इस ऑरेंज की कम, फिर येलो की थोड़ी कम, फिर इसकी ग्रीन की, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और वायलेट। ओके, ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन ज़रूर बनेगा दूसरी बार। ये एक बहुत बढ़िया सा प्यारा सा क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। दोस्तों कैपेसिटेंस की SI यूनिट होती है फेरेड, है ना। अभी के लिए तो ये याद रख लो, इंपॉर्टेंट है। लेकिन लक्स, हेनरी और एम्पेयर अगर ये समझ में नहीं आता है तो इसका भी शानदार वीडियो बन चुका है। आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प यू, दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो भैया जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना, है ना, और डिस्क्रिप्शन भी चेक कर लेना, कुछ ना कुछ तो प्रॉपर मिल ही जाएगा जिसमें आपको सीखने को कुछ मिलेगा। तो इसका वीडियो बन चुका है, सारी की सारी। मैं अगर बोल दूं कि भैया ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है, क्या आपको पता है, नहीं पता है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप जाके देख लीजिएगा, पक्का मैंने प्रॉपर बनाया है, ज़रूर देखिएगा भाई। इतना मैं मतलब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हम्बली कि ज़रूर देखिएगा, आपको अगर ग्रोथ चाहिए अपनी लाइफ में तो। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस आफ्टर मीथेन। देखो मीथेन के बाद बायोगैस के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट काम आता है। मतलब मीथेन तो है ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट, लेकिन दूसरा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी दोस्तों। तो ये बेसिक सा बिल्कुल थ्योरी वाला क्वेश्चन, अगर आप पढ़ोगे थोड़ा सा तो आपको पता चलेगा। और देखो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, अमोनिया, ये सब पता होने चाहिए, इनके बारे में बेसिक चीज़ें, कुछ भी आ जाता है क्वेश्चन। अभी के लिए ये है कि मीथेन के साथ साथ और कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो कि बायोगैस प्लांट के लिए, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, और क्या, देखो फटाफट पढ़ लो भाई, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोगैस। मीथेन इज प्रोड्यूस्ड बाय एन एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर अंडर वाटर। इसमें क्या होता है, मीथेन में क्या होता है, एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है। एनारोबिक मतलब जहाँ ऑक्सीजन नहीं होती है तो वहाँ बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होता है, मतलब चीज़ें सड़ने लगती हैं। इसमें ये बताया मीथेन की मदद से। और इम्पॉर्टेंट बात ये है, क्वेश्चन ये आता है कि इट इज़ ऑल्सो नॉन एज मार्श गैस और स्वाम्प गैस। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा कि मीथेन को कौन सी गैस बोलते हैं, तो ऑप्शन आएगा मार्श गैस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मीथेन को मार्श गैस भी बोलते हैं और स्वाम्प गैस भी बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन ज़रूर आएगा दोस्तों, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और कहीं से नहीं आते। इट्स केमिकल फार्मूला इज CH4। केमिकल फार्मूला ये देखो बिल्कुल बेसिक है, CH4। ओके, ये देखियो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आया, व्हाट इज़ द अप्रॉक्सीमेट डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ। भैया आपने सूरज दादा की डिस्टेंस अपने अर्थ से कितनी है,
15 करोड़ किलोमीटर, है ना, 150 मिलियन बोले तो 15 करोड़ किलोमीटर। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आया है तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। वीनस से क्वेश्चन आ सकता है कि भैया ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है, हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है, ठीक है, अपने अर्थ की जुड़ाव बहन कौन है, किसी को पता है? अर्थ की ट्विन सिस्टर किसको बोलते हैं, अर्थ का ट्विन किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे अर्थ की पृथ्वी की जुड़ाव बहन किसको बोलते हैं, कौन से प्लैनेट को? पता है, ये दोस्तों वीनस को बोलते हैं। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स, आप एकदम हो जाओगे खुश। देखो भाई, ट्रिक ये है, ये अपने सूरज दादा हैं, और ट्रिक है मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, और जैक्सन का ये भैया सन, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये अपने हैं सूरज दादा। सबसे पहले नंबर पे है मरकरी, सीक्वेंस में है बिल्कुल, मरकरी, वीनस, ई से अर्थ, एम से मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस, एन से नेपट्यून। ये बिल्कुल सीक्वेंस में है दोस्तों, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत ईजी रहेगा। क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछेगा कि अर्थ के बाजू में कौन सा प्लैनेट है, तो वीनस है भाई। अगर वीनस ऑप्शन में तो वीनस, मार्स है तो मार्स। वो क्वेश्चन पूछेगा कि अर्थ की जुड़ाव बहन किसको बोलते हैं, तो वीनस को बोलते हैं, क्योंकि अर्थ का जो शेप, साइज़ और जो एटमॉस्फेयर है ऑलमोस्ट वही वीनस का शेप, साइज़ और एटमॉस्फेयर है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा कि सूरज दादा के सबसे स्पीड में चक्कर कौन लगाता है, तो भाई मरकरी सबसे पास में है, तो सबसे पहले यही दौड़ लगा के फटाफट आ जाएगा, तो सबसे स्पीड में चलाएगा मरकरी, अपना सबसे स्पीड में रिवॉल्यूशन करेगा। रिवॉल्यूशन मतलब क्या होता है, जो कि किसी चीज़ के चक्कर लगाता है, और रोटेशन मतलब होता है जो खुद की एक्सेस पे वहीं चक्कर लगाता है ना। जो बचपन में आप जो लट्टू घुमाते थे भौरा, वो अपनी एक्सेस पे घूमता था तो वो रोटेशन होगा, लेकिन किसी चीज़ के सराउंड में कर रहे हैं तो उसको रिवॉल्यूशन बोलते हैं। सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा, जुपिटर है, ये पूछेगा वो आपसे, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, वो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा था और ये अभी एनटीपीसी में आया था कि सूरज के सबसे देर में चक्कर कौन लगाता है, तो भाई सबसे दूर है नेपट्यून अपना, तो नेपट्यून घूमते घूमते बेचारा पता नहीं कितने हज़ारों साल बाद घूम के आएगा, है ना, तो बहुत टाइम बाद आएगा, तो नेपट्यून सबसे स्लो चक्कर लगाता है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको पढ़ लेना, ट्रिक याद रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन किलोमीटर। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय एस्ट्रोनॉमर क्रिश्चियन हाइगन्स इन 1653। इसने ये किया था भैया, नाम आ सकता है, कभी देख लेना, एक बार पढ़ लो। अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट ऑफ द सन, मैंने क्या बताया, अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन, क्योंकि मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट ये अपने सूरज दादा है। तो 1 2 3 आया ना क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो ये पूछ लेंगे 5वें नंबर का प्लैनेट कौन सा है, पता है, मोस्ट वैल्यूएबल एलिमेंट माइकल जैक्सन, जो लो भैया, जो अपने जुपिटर आ गया, समझ में आया। इस तरीके से याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आंखें यही होनी चाहिए। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, ध्यान से सुनना। अर्थ इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन एवरी ईयर अराउंड 3 जनवरी विच इज़ नोन एज पेरीहेलियन। दोस्तों, अपना जो अर्थ, अपनी पृथ्वी सूरज के सबसे पास में कौन सी तारीख को होती है, ध्यान रखिएगा, रट लो बिल्कुल इसको। 3 जनवरी को अपनी पृथ्वी सूरज दादा के सबसे पास में होती है। इसको ये 3 जनवरी को होती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरीहेलियन। क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन, पक्का याद रखिएगा, अभी याद भी करवा दूंगा ट्रिक बना के। इट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एवरी ईयर अराउंड 4 जुलाई विच इज़ नोन एज एपीलियन। अपना अर्थ, अपनी पृथ्वी सूरज दादा के सबसे दूर कब रहती है, फारदेस्ट मतलब दूर, तो वो 4 जुलाई को रहती है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एपीलियन। क्वेश्चन एग्जामिनर क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि 4 जुलाई को भैया जो अपनी अर्थ अपने सूरज से बहुत दूर रहती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरीहेलियन बोलते हैं, एपीलियन बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, एपीलियन, टिक लगा दो। मैंने कैसे याद रखा, मैंने ऐसे याद किया कि भैया मुझको 4 जुलाई से मैंने यह याद रखा कि भैया झूला की कोई बात करता ना, मुझे झूला झूलने में बड़ा डर लगता है, तो कोई झूला, मतलब जुलाई को मैंने झूला बना लिया है ना, झूला, ठीक है, तो भैया मुझे झूलने से बड़ा डर लगता है, तो मैं बिल्कुल दूर रहता हूँ झूले से। तो मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि जब दूर की बात आएगी तो भैया मैं झूले से बिल्कुल 5 फुट दूर रहता हूँ। तो मुझसे लोग पूछते हैं भैया आप झूले से इतना क्यों डरते हो, तो मैंने ट्रिक बनाई थी कि आपसे एपीलियन बन रहा है, तो कोई मुझसे पूछेगा गौरव भाई आप झूले से इतना क्यों डरते हो, क्यों उससे दूर रहते हो, तो बस ट्रिक यही थी कि भैया झूले से मैं दूर रहता हूँ, मतलब फारदेस्ट की बात हो रही है, और कोई मुझसे बोल रहा है आप इतना दूर क्यों रहते हो, क्यों डरते हो, तो इस प्रोसेस को एपीलियन बोलते हैं, और इसका उल्टा होता पेरीहेलियन। समझ में आया दोस्तों, 110% आपको समझ में आया होगा, आप कह रहे होंगे हाँ भाई अब समझ में आया चीज़ें, कहानी क्या हो रही है। फटाफट ये और देख लो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द डिस्कवरर ऑफ मॉडर्न स्टीम टर्बाइन। ये दोस्तों अपने इन्वेंशन एंड डिस्कवरी से क्वेश्चन आते हैं, है ना, फिजिक्स का टर्म है ये सारी की सारी। तो अभी के लिए आंसर इसका ये है कि चार्ल्स पर्सन्स नाम का कोई बंदे थे, है ना, जिनने मॉडर्न स्टीम टर्बाइन को इन्वेंट किया था। अब आप सोच रहे हो भैया ये हमको छोटी मोटी कूलर पंखा के नहीं पता रहते, हम मॉडर्न स्टीम टर्बाइन की कैसे याद करेंगे। टेंशन की बात बिल्कुल नहीं है, गौरव तिलथिया ने वर्ल्ड क्लास वीडियो विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स बना दिया है।
एक भी इंस्ट्रूमेंट, एक भी डिस्कवरी अगर आपको याद नहीं हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, जो मन में आप बोल देना। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ विद ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट, आपको सारा का सारा याद हो जाएगा, क्योंकि मैंने शानदार विद द हेल्प ऑफ ऑसम ट्रिक्स सारे वीडियो बना दिए हैं। एक एक लाइन मैंने ट्रिक्स के हेल्प से पढ़ाई है। चैलेंज करता हूँ 80 के 80 जितने भी पढ़ाए ना मैंने सारे के सारे याद हो जाएंगे 1 मिनट, मतलब बिल्कुल 10 मिनट के अंदर, जब भी आप बिल्कुल पढ़ोगे तो ठीक है। तो ज़रूर जाके देखिएगा, आपको पूरा पता चल जाएगा। मैंने ट्रिक ये बनाई थी कि टरबाइन भैया घुमाने के लिए, टरबाइन बहुत बड़ी होती है शिप के अंदर, उसके लिए 4 पर्सन लगते हैं, तो 4 पर्सन लगते हैं जब जाकर टरबाइन घूमती है। ऐसी मैंने ट्रिक बनाई थी। और भी शानदार ट्रिक्स हैं, अगर आपको थोड़ा मेरी बात पर ट्रस्ट हो तो ज़रूर जाकर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और प्लेलिस्ट चेक कर लेना। ओके, बहुत हेल्प मिलेगी। और कमेंट कर देना भाई, दिल अगर खुश हो जाए तो। चलो टाइम वेस्ट ना हो इसलिए रिवीजन नहीं करवा रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू कमेंट, भैया मैंने कैसा पढ़ाया, आपको समझ में आया कि नहीं, मैं क्या अच्छा कर रहा हूँ क्या बुरा कर रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं। और अपने दिल की बात रख दें कि वीडियो कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं ट्रिक्स वगैरह में, और कुछ सीखने को मिला कि नहीं, ठीक है। और शेयर अपने एक बेस्ट फ्रेंड को कर दें जिसकी आप केयर करते हैं, जिसको आप प्यार करते हैं, है ना। उसकी लाइफ में थोड़ा इंप्रूवमेंट लाने के लिए आप उसको शेयर करें, ताकि वो भी खुश हो जाए और कहे कि यार कोई बंदा है जो मेरी केयर करता है। तो प्लीज़ शेयर करें। और इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हमारा चैनल ग्रो नहीं कर पाएगा जल्दी से। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करिए हमें, आप थोड़ा शेयर करिए तो हमको भी बड़ा अच्छा लगेगा। ये अपना मोटिवेशन है भाई। और अगर वीडियो पसंद आया हो, कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट शानदार वीडियोस मिलते हैं, छोटे रहते हैं बिल्कुल, जिसमें आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होता और वर्ल्ड क्लास कंटेंट मिलता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। सब्सक्राइब कर लो फटाक से, वरना बहुत कुछ मिस कर जाओगे भाई। अगर नहीं करना है तो भैया सब्सक्राइब कर लो। आपकी हेल्प करने के लिए डिस्क्रिप्शन में शानदार वीडियो डाल दूंगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, ज़रूर चेक करिएगा अगर लाइफ में ग्रोथ चाहिए तो। और लास्ट बात है, रिवीजन इज द की। नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ रिवीजन। जितने भी बड़े बड़े IAS IPS बन के बैठे हैं वो लोग भी रिवीजन करते थे, बार बार मेहनत करते थे, तब जाके चैंपियन बने हैं। अगर आपको भी चैंपियन बनना है तो 5 से 6 घंटे हर दिन पढ़ाई करें, रिवीजन करें और बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाएं, बिल्कुल धूम मचा दें। इतना ही कहूँगा दोस्तों, बस। थैंक यू सो मच। नेवर एवर गिव अप, बी कंसिस्टेंट टूवर्ड्स योर गोल एंड बी प्राउड ऑफ हु यू आर। ओके।